अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइंस्टाइन के बारे में यूँ तो हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको आइंस्टाइन के बारे में वो हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ जिनका शायद आपको अभी तक इल्म ना हो। दोस्तों, ये बात तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आइंस्टाइन ने ग्रेजुएशन शादी के बाद की थी, लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि आइंस्टाइन के 2 बेटे थे जो शादी के बाद हुए। लेकिन ये बात शायद हम नहीं जानते कि जो आइंस्टाइन की पहली वाइफ थी जिनका नाम मैरिक था, उनसे उनकी एक इलीजिटिमेट डॉटर भी थी जिसका नाम लेज़रल था। और आइंस्टाइन ने इस बात को अपने ख़ानदान से भी छुपा कर रखा, यहाँ तक कि जितने भी बायोग्राफर्स हैं वो भी इस बात का पता चलाने में नाकाम रहे हैं। सन 1900 में ग्रेजुएशन करने के बाद आइंस्टाइन ने 2 साल इसी कश्मकश में गुजार दिए कि किसी तरह उन्हें कोई तालीमी ओहदा मिल जाए, लेकिन वो ओहदा उन्हें नहीं मिल सका। आइंस्टाइन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये महसूस किया कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में से थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ दफ्तरी काम भी कर सकते हैं। सन 1905 को आइंस्टाइन का मैरिकल ईयर कहा जाता है और इसी साल आइंस्टाइन ने अपने 4 रेवोल्यूशनरी आर्टिकल्स पब्लिश किए और यही वो साल था जब आइंस्टाइन का मशहूर इक्वेशन E=mc² भी मशहूर हुआ, जबकि डिस्कवरीज ने आइंस्टाइन को फिजिक्स की दुनिया में एंटर होने पर मजबूर किया और उसके तकरीबन 1 डिकेड के बाद जाकर आइंस्टाइन को प्रोफेसरशिप हासिल हो गई। सन 1910 में आइंस्टाइन अपनी फैमिली को छोड़कर जर्मनी बर्लिन चले गए और वहां पर उन्होंने जाकर अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली जिन्हें वो बहुत पसंद किया करते थे। उसके बाद सन 1919 में आइंस्टाइन की पहली वाइफ मैरिक ने उनसे डिवोर्स ली और डिवोर्स के लिए उन्होंने रखी एक बहुत कड़ी शर्त, और उन्हें शर्त में ये कहा कि आइंस्टाइन को जो भी नोबेल प्राइज़ से हिस्सा मिला करेगा उसमें एज अ डिवोर्स टोकन उनका भी हिस्सा होना चाहिए। तो उसमें जो है आइंस्टाइन ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया और नोबेल प्राइज़ में से एक हिस्सा अपनी वाइफ को एज अ डिवोर्स टोकन देने पर राजी हो गए। सन 1933 की बात है दोस्तों, जब हिटलर अपने इक़्तिदार में नहीं आया था, उससे कुछ पहले आइंस्टाइन यूएसए चले गए और यूएसए में जाकर उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में स्टडी की और वहां उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में बहुत नुमाया पोजीशन हासिल की। लेकिन यहां पर आइंस्टाइन के साथ एक इंसिडेंट हुआ और इसके बाद आइंस्टाइन को शक की निगाह से भी देखा जाने लगा। अमेरिका की FBI ने आइंस्टाइन को बड़े शक की निगाह से देखा और उन्होंने इस पर यह एनालाइज करना शुरू किया कि आइंस्टाइन यूएसए में कहीं किसी जासूसी की मुहिम पर तो नहीं आए हैं, कहीं कोई डेटा तो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं लेकर जा रहे हैं जो हमारे मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा हो। और इसके लिए अमेरिकन FBI ने उस साइंटिस्ट की कॉल सुनी, उसकी ईमेल्स को पढ़ा, उसकी ईमेल्स को खोला, इवन ये कि जो गार्बेज होता था, जो उनका रद्दी टुकड़ा होता था जो वो डस्टबिन में फेंक दिया करते थे, वो इस शक और शुबे की बुनियाद पर निकाल के FBI से रीड किया करती थी कि शायद हमें कहीं से इनके जासूस होने का कोई क्लू मिल जाए, हम इन्हें पकड़ सकें, हम इन्हें कानून के दायरा कार में ला सकें और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। लेकिन वो उसमें भी कामयाब नहीं हो सके। जब 1955 में आइंस्टाइन की डेथ हुई, उसके बाद जब FBI ने अपना सारा रिकॉर्ड सामने रखा तो 1800 पेजेस पर मुश्तमिल, 1800 पेजेस कोई कम नहीं होते हैं, तकरीबन कोई 300 पेजेस के 6 बुक्स को आराम से लिखा जा सकता है जो डिटेल बुक्स होती हैं। तो 1800 पेजेस पर मुश्तमिल जो रिजल्ट्स शेयर किए वो भी FBI के किसी काम नहीं आ सके। आइंस्टाइन कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्यूइश हेरिटेज से अपना बहुत गहरा ताल्लुक़ महसूस किया और हमेशा एंटीसेमिटिज्म की मुखालफत की। आइंस्टाइन कभी भी ज़ायनिस्ट नहीं थे, ना उन्होंने ज़ायनिज़्म को सपोर्ट दी। जब चैम वेज़मैन का इंतकाल हुआ 1952 में, तो उस वक्त लोगों की नज़रें आइंस्टाइन पे थी कि इसराइल का दूसरा सदर आइंस्टाइन को बना दिया जाए। तो दोस्तों, आपको ये बात भी नहीं पता होगी कि इसराइल के दूसरे सदर बनते बनते आइंस्टाइन रह गए और इसमें आइंस्टाइन का अपना नज़रिया था। दरअसल हुआ ये कि जब सफ़ीर ने ख़त लिखा आइंस्टाइन को कि हम आपको दूसरा सदर ममलिकत की हैसियत से देखना चाहते हैं इसराइल के, तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा टाइम लिया। ये कॉमन सी बात है कि इंसान के पास जब भी कोई ऑफ़र आती है तो इंसान थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा सोच विचार
विचार करता है, उसके बाद फिर जवाब देता है। आइंस्टाइन ने भी बिल्कुल ऐसे ही काम किया और उन्होंने थोड़ा सा सोच विचार किया और उसके बाद उन्होंने जो अपने अल्फाज लिखे वो ये थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम एक्सपेरिमेंट में गुजारा है, इसलिए मेरे पास लोगों को डील करने का ना तो कोई एक्सपेरिमेंट है, ना तो मेरे पास कोई ऐसी कैपेबिलिटीज़ है कि मैं लोगों को डील कर सकूं, इसलिए मैं ये ओहदा नहीं संभाल सकता। दोस्तों, आइंस्टाइन की डेथ सन 1955 अप्रैल के मंथ में हुई और उनकी डेथ में भी बड़े अजीबोगरीब वाक़यात हुए। हुआ ये कि आइंस्टाइन ने पहले से वसीयत कर दी थी कि मेरी लाश को जला दिया जाए, लेकिन उनकी लाश को जलाया नहीं गया, बल्कि उनके बेटे की रजामंदी से उनके दिमाग को निकाला गया। और उस वक्त प्रिंसटन के मशहूर पैथोलॉजिस्ट थे थॉमस हार्वे, उन्होंने पोस्टमार्टम के दौरान आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया और दिमाग निकालने के बाद उसे कई सालों तक महफूज करके रखा गया। उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि इतना ज़हीन आदमी, इतने हाई IQ लेवल का आदमी, उसके दिमाग में क्या चीज़ें हैं, इसके ऊपर साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया और यही सिलसिला एक्सपेरिमेंट का चलता रहा। इसी तरह सन 1999 में कनाडा की एक यूनिवर्सिटी ने एक कंट्रोवर्शियल पेपर पब्लिश किया और उस यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि आइंस्टाइन का जो ब्रेन है वो मैथमेटिकल एबिलिटी से एसोसिएटेड है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आइंस्टाइन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें मैंने आपको बताई जो शायद आपको नहीं पता हो और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ। अगर आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ तो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।